Good morning. How are you? I hope you all are fine. Okay, बच्चों आज हम कक्षा 8 का चैप्टर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के वो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब इस चैप्टर में क्या है, ऐसा क्यों बोला गया है कि सवाल बाल मन के, मतलब बाल मन में छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो जो प्रश्न उठे, उन्होंने जो जो अब्दुल कलाम जी से पूछे वो प्रश्न करते गए और हमारे अब्दुल कलाम जी आंसर देते गए, जवाब देते गए। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने किस तरह से उन्हें आंसर दिए, तो वो प्रश्न के बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम थोड़ा सा अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, आप सब जानते हैं उन्हें, जिनका नाम अब्दुल कलाम था। हम उनको अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, लेकिन बेटा ये उनका फुल नेम नहीं है। उनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, बहुत लंबा है, आपको ये याद कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि उनका फुल नेम क्या था। अब उन्होंने क्या किया, आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उन्होंने अपना भूतपूर्व योगदान दिया। स्वभाव के बहुत सरल ही व्यक्ति थे, वह स्वभाव से बहुत सरल थे, सीधे थे, किसी को ठेस पहुंचाने की कभी भी सोचते नहीं थे। बच्चों से उन्हें बहुत अत्यधिक लगाव था और उन्हें छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। जैसे हमारे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी को भी ऐसा ही था, उन्हें भी छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उसी तरह से अब्दुल कलाम जी को भी बच्चों पर बहुत प्यार आता था, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। अब इस लगाव होने के कारण उन्होंने ये पूरा चैप्टर उन्हीं बच्चों की और उनकी आपस की बातचीत पर निर्भर है। ये बातचीत तब संपन्न हुई जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। आसीन मीन जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है, अब कौन से बच्चे ने क्या क्या क्वेश्चन किए, उन्होंने किस किस बारे में बोला। बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने जिस विषयों पर अधिक जोर दिया है, मैं आपको वो प्रश्न और आंसर एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले अब्दुल कलाम जी के बारे में जाना। अब किस बच्चे ने कहाँ पर से क्वेश्चन पूछा, तो प्रश्नकर्ता मीन क्वेश्चन पूछने वाला। पार्ट 5 आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैट्स स्कूल चेन्नई से एक बच्चे ने, अरविंद ने क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तब उन्होंने इसके प्रश्न पर उन्होंने क्या कहा, हाँ उन्होंने बोला कक्षा 5वीं पे जब वो क्लास 5th में थे, ठीक है, कक्षा 5 की बात उन्हें आज तक याद थी। अब क्या बात उन्हें याद थी और उन्होंने क्या जोर दिया, उन्होंने हमारी शिक्षा को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया। वो क्या कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात, उनके शिक्षक का नाम था श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, इनकी एक बात उन्हें आज तक याद है। अब वो कौन सी बात थी कि एक दिन वो कक्षा में हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। अब उसका जीवंत उदाहरण देने के लिए, जीवन में उसे लाइव बताने के लिए, ठीक है, उसको तुरंत प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने उनको वो कहाँ पर ले गए, सारे बच्चों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने पक्षी को उड़ते हुए उनको जीवंत दिखाया। ठीक है, अब उन्होंने कक्षा 5 में वो चीज़ देखी थी और तभी से उनको उनके दिमाग के अंदर, उनके मन के अंदर वो चीज़ और वो गुरुजी का समझाना उन्हें आज तक याद रहा। क्योंकि कहते वो ऐसा मानते थे कि पढ़ाए गए से बच्चों को देखा गया ज़्यादा याद रहता है ना। तो हम जैसे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है, आप दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं आता है, तीसरी बार आप बार बार देखेंगे,
किसी चीज़ को तो आपको वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। उसी तरह से किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल यथार्थ देखते हैं ना, तो हमारे मन मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है, छप जाता है, और हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो उन्होंने उस बच्चे के अरविंद के प्रश्न का यही उत्तर दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। मतलब अपने उस जीवन उदाहरण से वो इस देश के टीचर्स को भी यही संदेश देते गए कि हमें भी कुछ ऐसा चेंजेस करें ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए, उनके मन में भी, उनके मस्तिष्क में भी वो समझा हुआ चित्र यथावत मतलब वैसे कि वैसे हमेशा के लिए अंकित हो जाए, वो कभी उसे भूल ना पाए। ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, हिंदी के बच्चे ने, उसका नाम है सरयू मकर, उसने पूछा नागपुर से, उसने क्या प्रश्न किया कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मतलब कौन सी लैंग्वेज हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए क्या कहा, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई की है, मतलब अपनी मातृभाषा में की है। हमारी मातृभाषा मीन्स मदर टंग। बच्चा अपनी मदर टंग को जल्दी से एक्सेप्ट करता है, समझता है। क्यों? क्योंकि बचपन से वो ही लैंग्वेज को समझता आ रहा है, सुनते हुए आ रहा है ना। जैसे कोई सिंधी का बच्चा होगा तो सिंधी सुनेगा, पंजाबी का है पंजाबी सुनेगा, हम गुजराती हैं इसलिए हम गुजराती में अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा में कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मतलब हम कॉलेज तक की पढ़ाई हमारी मातृभाषा में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा में ही बच्चा अगर कुछ सोचता है, बोलता है, किसी को अच्छी तरह से समझा पाता है, तो वो सिर्फ उसकी मातृभाषा ही हो सकती है। इसलिए हम अपनी उसी लैंग्वेज में उसको, बच्चे को समझाने के लिए या बोलने के लिए मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, और वो अपनी शिक्षा का अध्ययन, अपनी पढ़ाई मातृभाषा में बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। हाँ, उन्होंने इंग्लिश पर जोर दिया है, पर किसके लिए, कब? कि वैश्विक स्तर पर विदेशों में बाहर जाने के लिए या संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की भी नितांत आवश्यकता है। क्योंकि फॉरेन में आजकल सब लोग इंग्लिश ही समझते हैं, इसलिए हमको इंग्लिश भी आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए अपनी मातृभाषा का चुनाव करने को सुझाव दिया है, बोला है। और क्यों बोला है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रश्न है कि युवा अवस्था में, मतलब यदि हम, अर्श पटेल मुंबई से पूछते हैं, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो बच्चों को क्या समझा रहे हैं बेटा? वो बोल रहे हैं जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तो आप अपना लक्ष्य को पहले डिसाइड कीजिए, निर्धारित करिए। ठीक है। फिर जब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो आपको उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जाना है। फिर माना जब लक्ष्य डिसाइड किया, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं और बाधाएं आना निश्चित है, और वो आएंगी ही। लेकिन हमको उन चीज़ों से घबराना नहीं है, पीछे कभी भी हटना नहीं है। तभी से उस दिशा में, जब से आपने वो लक्ष्य डिसाइड किया, उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दो। आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा, ये निश्चित है, लेकिन अपने मन के अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा और समस्याओं को पराजित करके हमें महारत हासिल करनी होगी। वो इसी दिशा पर जोर दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपना एम डिसाइड करो और उसी दिशा में अपनी आगे बढ़ते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ। आपको जो बनना है उस दिशा में आगे बढ़ो। प्रॉब्लम से, समस्याओं को फेस करना सीखो, उनका सामना करना सीखो, और हमको महारत हासिल करनी है, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प रखकर आगे बढ़ो। ओके, ये तीसरा प्रश्न। अब चौथा, वो बोलते हैं, हर्ष चांडक कक्षा 7 के बच्चा है एक, वो बोलता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो वो उन्हें जवाब देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट
या आपदा या विपत्ति से बचाना ही साहस है। उस वक्त हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी है, बिना जान की परवाह किए दूसरों को बचाओ, ऐसा मन में साहस पैदा करो। उनकी दृष्टि में यही साहस है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तरुण पटेल कक्षा 8 के बच्चा है एक, लंदन से। उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी मातृभूमि का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उसी दिशा में काम करना है जिससे हमारी मातृभूमि का, हमारी भारत माता का सिर गर्व से हमेशा ऊंचा रहे, कभी झुकने ना पाए। ओके। क्वेश्चन 6 जो कि सत्यम कक्षा 10th 10वीं के छात्र हैं, मुंगेर से पूछते हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार किसी भी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। तो जो छोटे परिवारों से आते हैं ना, हमारे लिए आपका क्या संदेश है, वो ऐसा पूछते हैं कि जो मजदूर है, किसान है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बेटा वो बोलते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। वो हमें जो सेवा देते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर उतना ही महत्व रखते हैं, उसी तरह से एक मजदूर, किसान, कलाकार वो भी अपना इम्पोर्टेंस, अपनी महत्ता हमारे जीवन में रखने चाहिए। वो यही समझाते हैं और वो कहते हैं कि आप सभी को भी चाहिए कि आपका क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आप उन्नति मतलब अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करो, प्रगति करो। ओके। 6 क्वेश्चन हुए। अब वो बोलते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 के स्टूडेंट है इटावा से, वो पूछते हैं कि विकसित राष्ट्र बन जाएगा पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी, क्या हमारा राष्ट्र विकसित हो पाएगा। तो बोलते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की एक अचूक औषधि है, मतलब इसके लिए जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की भी बात सम्मिलित है। अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो वो ऑटोमेटिक इस चीज़ को समझ पाएगी कि हाँ, हमको जनसंख्या को कंट्रोल करना है और ये किसी एक परिवार से सीमित नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण का हमको पूरे देश को सोच के उस टॉपिक पर, उस बिंदु पर विचार करके चलना है और ये पूरे देश की समस्या है, इस पर पूरा देश को ही उसका हल निकालना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है, तभी हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं, ताकि सबके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, वो बोलते हैं कि एक कार्तिक नाम का बच्चा है कक्षा 12वीं का, वो पूछता है कि छात्रों के मन में लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक कंडीशन, स्थिति ऐसी होती है कि उन समस्याओं के कारण वो इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, तो उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करें। तो वो बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी और होती है। उस स्कॉलरशिप को प्राप्त करके आप उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु, मतलब आप लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन लेकर आप अपनी एजुकेशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधा हमारी सरकार ने कर दी है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हमको बाधाओं से घबराना नहीं है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाना है। ओके। अब वो आज के राजनीतिज्ञ नेताओं को क्या सीख देते हैं बेटा, वो नेताओं को बोलते हैं। मिथुन नाम के द्वितीय वर्ष के छात्र ने अमृतापुरी से पूछा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए।
तो बोलते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। तो वो नेताओं को सीख देना चाहते हैं। अब क्या सीख देते हैं? वो कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम करके अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों में लोगों का विश्वास प्राप्त करना होगा, तभी लोग उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे। और गरीबी की रेखाओं से जो लोग नीचे जी रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उन लोगों को भी उन्नति के लिए अवसर देने पड़ेंगे, तभी लोग, मतलब नेताओं को वो यही सीख देते हैं, तभी लोग उन पर ट्रस्ट और विश्वास कर पाएंगे, है ना। अब उसके बाद सेना में महिलाओं की बराबरी, ये लास्ट प्रश्न है हमारे इस चैप्टर का। श्री सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष की छात्रा चेन्नई से पूछती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि भारतीय सेना में पुरुष और महिलाओं की नियुक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। मतलब भारतीय सेनाओं में दोनों को बराबरी से सम्मान दिया गया है, उन्हें नियुक्ति दी गई है। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। और सेना ही क्यों नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर नारी अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हो, देश के लिए काम नहीं कर रही हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। नारी के लिए हमने पहले भी सुनीता विलियम्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नारी अपना योगदान नहीं दे रही हो। हर जगह, हर क्षेत्र में नारी आज पुरुषों के साथ बराबर से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। इसलिए वो कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना योगदान दे सकती हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें छोटे छोटे बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे और अब्दुल कलाम जी ने उनको आंसर दिए, उनको उन क्वेश्चन के आंसर देकर उनको संतुष्ट किया, जवाब दिया। जिस तरह से आप कक्षा में क्वेश्चन पूछते हो तो एक टीचर आपको संतुष्ट करती है ना, जवाब देती है ना। ओके, चलो, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।